एक गांव में सलीम नाम का एक बहुत शातिर ठग रहा करता था। वो लोगों से ठगी किया करता था, मतलब के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका पैसा लूट लिया करता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था। वक्त के साथ साथ सलीम बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने अपनी ठगी की आदत नहीं छोड़ी। एक दिन वो चंदू की दुकान के सामने बैठा था। चंदू बहुत अच्छे कंबल बनाता था। चंदू को कंबल बनाता देख सलीम के मन में एक विचार आया। जैसे ही चंदू अपनी दुकान से थोड़ी देर के लिए हटा, सलीम ने अपनी दाढ़ी के बाल निकाले और उन्हें चंदू के कंबल बनाने वाले धागों के बीच में रख दिया। जब चंदू वापस आया तो उसने सलीम को देखकर उससे पूछा, अरे सलीम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं चंदू भाई, मैं तो देख रहा था कि तुम कितने अच्छे कंबल बनाते हो। भाई मुझे भी सिखा दो ये गुर। इस तरह सलीम ने हंसकर चंदू की बात को टाल दिया और चंदू बड़ी मेहनत से अपना कंबल बनाने में लग गया और जाने अनजाने में उसने सलीम की दाढ़ी के बाल अपने कंबल के साथ बुन लिए। अब सलीम रोज वहां पे आता और मौका पाकर अपनी दाढ़ी के बाल उसके कंबल में मिला देता था। कुछ ही दिनों में चंदू का कंबल बुनकर तैयार हो गया। एक दिन एक बहुत बड़ा ग्राहक उस कंबल को लेने चंदू की दुकान पर आया। अरे भाई चंदू, ये कंबल तो दिखाना, ये बहुत अलग लग रहा है। हाँ सेठ जी, ये कंबल है ही अलग। इसे मैंने अपनी मेहनत से 3 महीने में बनाया है। एक एक धागे को अपने हाथों से पिरोया है। हाँ भाई चंदू, तुम्हारी कारीगरी तो देखते ही बनती है। क्या दाम है इसका? अरे सेठ जी, ज़्यादा नहीं, आपके लिए सिर्फ 50,000 रुपया। क्या कहा, 50,000? हाँ सेठ जी, कारीगरी तो देखिए। हाँ भाई, सही कह रहे हो। लो, ये लो पैसे और इसे बांधकर मेरे घर पहुंचा देना। और वो सेठ चंदू को पैसे देकर वहां से चला गया। सेठ के जाते ही सलीम चंदू के पास पहुंचा और उसने चंदू से कहा, अरे भाई चंदू, बिक गया तुम्हारा कंबल। अरे सलीम, तुम फिर यहाँ आ गए, कहो क्या बात है? भाई बात कुछ नहीं चंदू, मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। हिस्सा? कैसा हिस्सा? भाई वही हिस्सा जो मेरे शरीर के धागे तुम्हारे कंबल में लगे हैं, उसी के तो दाम मिले हैं तुम्हें। क्या कहा, तुम्हारे शरीर के बाल? हाँ हाँ, ये देखो, ये आधे काले आधे सफेद, ये मेरे ही तो बाल हैं, कहो तो मिलाकर देख लो। सलीम की बात सुनकर चंदू चकरा गया। अरे चंदू, क्या सोच रहे हो? भाई निकालो मेरा हिस्सा। मजबूर होकर चंदू को सलीम को उसका हिस्सा देना ही पड़ा और सलीम वहां से पैसे लेकर चलता बना अपने नए शिकार की तलाश में। नारियल पे चढ़ने वाला मशीन। विष्णुपुर नाम के एक गांव में सुधाकर नाम का एक बड़ा नारियल का व्यापारी था। उसका एक बड़ा सा नारियल का खेत भी था। वह हर साल नारियल को बेचकर बहुत ही अच्छा पैसा कमाता था। इस साल भी उसके खेत में बहुत अच्छा नारियल का फसल हुआ, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से नारियल को नीचे लाने वाले कूली नहीं मिल रहे थे। सारे लोग उनके गांव को चले गए थे। उस गांव में सिर्फ एक ही नारियल तोड़ने वाला था, जिसका नाम दीपक था। तभी सुधाकर जाकर दीपक से बात करता है। दीपक भाई, क्या तुम मेरे खेत में नारियल उतारने का काम कर सकते हो? आजकल नारियल की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अरे नहीं सेठ जी, मेरा तो कल सूरज सेठ के यहाँ काम है। आप बोलो तो 1 हफ्ते के बाद आपका काम करता हूँ। मैं तब तक बहुत बिजी हूँ। अरे बाप रे, 1 हफ्ता? ऐसा करेंगे तो सारा नारियल खराब हो जाएंगे। देखिए सेठ जी, आप मुझे एक नारियल के लिए 10 रुपए देंगे तो मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि एक नारियल शहर में 50 रुपए में बिकती है। क्या पागल हो गए क्या? 10 रुपए? तुम बहुत लालची हो चुके हो। काम करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो ना। आप जो कुछ भी समझो, आपकी मर्जी। नहीं तो एक काम कीजिए, आप ही चढ़कर नारियल तोड़ दो। दीपक को ऐसी बात करते हुए देख सुधाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुधाकर
खुद ही नारियल पेड़ चढ़कर ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन नारियल तोड़ते वक्त उसका हाथ फिसलकर वह नारियल के साथ नीचे गिर जाता है और उसके कमर में चोट लगती है। तभी शहर से एक डॉक्टर आकर चेकअप करके दवाइयां देती है। तभी डॉक्टर ने ऐसी बोली, सुनिए, आपको और बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो शहर में एक नया मशीन आया हुआ है जिससे आप आसानी से पेड़ चढ़ सकते हैं और नारियल तोड़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जी, ऐसा ही करूँगा। अगले ही दिन सुधाकर वह मशीन शहर से मंगवाता है। वह मशीन को गाड़ी जैसे पहिए थे और आसानी से एक आदमी बैठकर पेड़ चढ़ सकता है। ऐसा ही सुधाकर उस मशीन पे बैठकर पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ने लगता है और आसानी से एक ट्रैक्टर लोड की नारियल तोड़ देता है। ये बात दीपक देख लेता है और ऐसा बोलता है, अरे सेठ जी, आप क्यों मेरे कमाई पे लात मार रहे हो? अगर सारे लोग इस मशीन को देखेंगे तो मुझे खाने के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर लो। अब मुझे सबक मिल गया है। आप बोलो तो मैं ही इस मशीन पर चढ़कर आपको नारियल तोड़ के दूंगा। बस 1 रोज की कमाई दे देना। अब आए हो रास्ते में, अब नाटक बंद करो और सबको सस्ते में नारियल तोड़ के देना, खबरदार। तब से सुधाकर ने जैसा बोला ऐसा ही काम करने लगा। ऑटो रिक्शा कंक्रीट मिक्सर। एक गांव में मेहता करके एक बहुत बड़ा कंक्रीट का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारे कंक्रीट मिक्सर लॉरी थे। वह बहुत ही खड़ूस और लालची इंसान था। वहां पर काम करने वालों को ठीक से वेतन भी नहीं देता था। सबसे झूठी वादे करके अपना काम कराता था। एक दिन रामदीन करके एक आदमी जो मेहता के पास काम करता था उसके पास आया। सर, आज मैं रिटायर होने वाला हूँ। आप जानते हैं ना, मैं 20 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसकी कदर करके मुझे कुछ पैसा दीजिए। मैं अपना बुढ़ापा आराम से बिता लूंगा। रामदीन, क्या बकवास बातें कर रहे हो? जिसके लिए तुमने काम किया उसका वेतन मैंने दे दिया है। फिर से ये सब क्या है? ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बोलकर मेहता ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। घर आकर रामदीन को पता नहीं चला कि क्या करें। उसको उदास बैठे देखकर उसका बेटा शिवाजी ऐसा पूछा, अरे क्या हुआ पिताजी, आप बहुत नाराज दिख रहे हैं? बेटा, मैं रिटायरमेंट के वक्त मेरे मालिक मेहता से कुछ पैसे पूछे, लेकिन वह मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब अपनी जिंदगी मैं कैसे संभालूंगा। अरे पिताजी, आप दुखी मत हो। मेरे पास एक आइडिया है। आप तो कंक्रीट मिक्सर की व्यापार को अच्छी तरह जानते हैं ना। मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। उससे हम एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर को खरीदेंगे। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे घर को बनाने के लिए एक छोटा ऑटो कंक्रीट मिक्सर की बहुत डिमांड है आजकल। अगले ही दिन दोनों जाकर एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीद कर लेके आते हैं और शिवाजी पूरे गांव में उसका एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट चिपका देता है और माइक पे पूरे गांव में घोषणा भी कर देता है, छोटे घरों के लिए बहुत ही कम दाम में ऑटो कंक्रीट मिक्सर। डायल 98484568 फॉर बुकिंग। अगले ही दिन से शिवाजी को ऑर्डर आने लगे। गांव के छोटे गलियों में भी ऑटो कंक्रीट मिक्सर आसानी से जाता था। इसीलिए सभी लोग जो छोटे घर बना रहे थे, सब लोग शिवाजी और रामदीन के ऑटो कंक्रीट मिक्सर को ही बुक करने लगे। देखते ही देखते दोनों बहुत सारे पैसे कमाने लगे। बेटा, तुमने बहुत अच्छा तरकीब सोचा है। क्यों ना हम अभी और ऑटो कंक्रीट मिक्सर खरीदें? हम कुछ आदमियों को भी नौकरी पे रख देंगे। क्या बोलता है? हाँ पापा, सही बोला आपने। उससे उनका भी रोजगार हो जाएगा और हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। हम कल ही जाकर 10 ऑटो खरीदेंगे। ये बात सुनकर मेहता के पास काम करने वाले सभी लोग उसके पास जाकर ऐसा बोले, अरे मेहता साहब, अभी रामदीन हमें वादा किया है कि एक ही साल में
हमको एक ऑटो कंक्रीट मिक्सर की मालिक बनाएगा। अब से हम आपके यहाँ काम नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर सारे लोग रामदीन के यहाँ काम के लिए आ जाते हैं। अभी उसके पास 20 ऑटो भी हैं और बहुत सारा पैसा भी। गहनों के चोर। शंकरलाल समरगंज में रहता था। वो बहुत ही समझदार इंसान था। वहाँ के राजा उसकी बहुत तारीफ करते थे और उन्होंने शंकरलाल को अपने यहाँ सलाहकार नियुक्त कर रखा था। राजा के दरबार में कैसा भी मामला आए, शंकरलाल उसे चुटकियों में हल कर देता था और राजा उन्हें हमेशा इनाम में कुछ न कुछ देते रहते थे। ये देखकर बाकी दरबारी उसे चिढ़ते थे। अरे भाई राम गुलाम, राजा तो सब कुछ शंकरलाल को ही दे देते हैं, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। शंकरलाल जो कुछ भी राजा से मिलता घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। अरे भगवान, ये लो, देखो राजा ने आज कितना सुंदर हार दिया है इनाम में। लो इसे संभाल कर रख दो गहनों वाली पोटली में। जी अच्छा, मैं रख देती हूँ। और शंकरलाल की पत्नी सारे गहनों को एक पोटली में बांधकर बक्से में संभाल कर रख देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल समरगंज में बहुत महामारी फैली। महामारी ने पूरे राज्य को जकड़ लिया। सैकड़ों लोग मरने लगे और महामारी के डर के मारे लोग समरगंज छोड़कर जाने लगे। राजा ने अपने आप को राजमहल में कैद कर लिया। राजा ने राज दरबार की सारी कार्यवाहियां बंद कर दी। अगले दिन शंकरलाल की पत्नी अपने बेटे के साथ गांव छोड़कर जाने लगती है और वो शंकरलाल से कहती है, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? भाग्यवान, मैं तो राज्य का कर्मचारी हूँ, मैं राज्य का सेवक हूँ। इधर गांव खाली होता देख कुछ चोर मौके का फायदा उठाते हैं और वो लोगों के घरों से सामान चोरी करने लगते हैं। रात को वो चोर शंकरलाल के घर चोरी करने पहुंचते हैं, लेकिन शंकरलाल पहले से ही सावधान था। शंकरलाल के मन में चोरों से बचने और उन्हें पकड़वाने का एक विचार आया। जैसे ही चोर उसकी खिड़की के पास आए, शंकरलाल जोर जोर से बोलने लगा, अरे बेटा, तुमने वो गहनों की पोटली कहाँ रखी है? पिताजी, जैसा आपने कहा था, मैंने वो गहनों की पोटली पुराने खंडहर के बीचों बीच दबा के रखी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाबाश बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। चोर शंकरलाल की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। दादा, हम कल जाकर वहाँ से गहने चोरी कर लेंगे, चलो आज किसी दूसरे घर में चलते हैं। ऐसा कहकर चोर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शंकरलाल चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और राजा के सिपाहियों को लेकर पुराने खंडहर में छुप जाता है। रात होते ही जैसे ही चोर वहाँ चोरी करने आते हैं, राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते हैं। चोरों के पकड़े जाने पर राजा शंकरलाल की तारीफ करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। भाई शंकरलाल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें समस्या का निदान करना आता है। आपका धन्यवाद महाराज।